हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 12th में आपका चैप्टर नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जो चैप्टर था आपका जेनेटिक्स का, वो कंप्लीट हो गया है। तो पहला तो ये कि आशा करती हूँ आपको चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। मैंने कुछ आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी उससे रिलेटेड कराए, जिससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, उसमें क्या और कोई प्रॉब्लम है जिसको आपको समझना है तो आप उसको चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और नीट के एग्जाम में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैंने करा दिए थे। जब हम लोग का कोर्स थोड़ा और कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसको क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेंगे। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से बोर्ड एग्जाम में आप अच्छी तरह से मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं, अच्छा नंबर पा सकते हैं। कैसे कोई टॉपर बच्चा है जो कॉपी लिखता है अपनी, किस प्रकार से कॉपी लिखी जाती है जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। चैप्टर 5 तो कंप्लीट हो चुका है। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। उसमें आपको डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़ना होगा, किस तरह से उसका स्ट्रक्चर है, क्या मॉडल है, कौन कौन से प्रयोग किए गए और किस किस तरह से उसको अप्लाई किया गया। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। बच्चों आपका चैप्टर नंबर 6 है क्लास 12 का मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि वंशागति का आणविक आधार। वंशागति का आणविक आधार, मॉलिक्यूलर बेसिस पे वंशागति जो है वो किस तरह से, डीएनए के पूरे स्ट्रक्चर के बारे में आपको जानना है। यानी कि जो आपकी वंशागति की प्रोसेस हो रही है, कोई भी कैरेक्टर्स जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जा रहे हैं, वो अभी तक आप पढ़ रहे थे कि क्रोमोसोम्स पे उपस्थित जीन्स के थ्रू जा रहे हैं, है ना। लेकिन उसका आणविक आधार क्या है, मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है, यानी कि आपको इसमें थोड़ा थोड़ा केमिस्ट्री भी पढ़ना होगा, है ना। तो पिछले चैप्टर में आपने इनहेरिटेंस का जो पैटर्न था और उन पैटर्न्स के जेनेटिक आधार के बारे में पढ़ा, है ना। कौन सा इनहेरिटेंस का कैसे कैसे पैटर्न है और उसका जेनेटिक आधार क्या है उसके बारे में पढ़ा। तो मेंडल के टाइम तक वे जो फैक्टर्स इनहेरिटेंस के पैटर्न्स को रेगुलेट करते थे, वो जो उसका पैटर्न को रेगुलेट करते थे जीन्स, उसको जीन्स कहते हैं, ऐसा उस समय के लोगों को पता नहीं था। उसके बारे में, उस टर्म के बारे में लोगों को कोई जानकारी नहीं थी। अनुमान ऐसा लगा सकते हैं कि लगभग 100 सालों के बाद, इतने लंबे समय के बाद अनुमानित जो जेनेटिक मटेरियल था उसके नेचर के बारे में पता लगा। तब मेंडल ने उसको क्या बोला था, तब मेंडल ने उसको फैक्टर्स का नाम दिया था, है ना। लेकिन लगभग 100 सालों के बाद फिर इस चीज का अंदाजा लगा कि जो जेनेटिक मटेरियल है एक्चुअल में वो क्या है, क्या चीज है जिसको इस तरह से उसके बारे में स्टडी की गई, है ना। तो आपको पढ़ना है इस चैप्टर में डीएनए के बारे में और पढ़ना है आपको आरएनए के बारे में, ठीक है। वो कितने प्रकार के होते हैं, किस किस तरह से, कौन कौन से बॉन्ड से बने होते हैं, कौन कौन सा उसमें स्ट्रक्चर होता है, डीएनए की बैकबोन किसे कहते हैं, उसका डबल हेलिक्स मॉडल पढ़ना है। यानी बहुत कुछ आपको इस चैप्टर में पढ़ना है और इसमें से कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में भी, इम्पोर्टेंट है ये भी आपका, है ना। तो लिविंग सिस्टम में जैसे कि अधिकतर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, अगर पूछा जाए कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, किसी भी जीव का जेनेटिक मटेरियल क्या है, तो आंसर क्या होगा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है। यही सिंपल आंसर होगा, है ना। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनमें आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है। तो डीएनए आरएनए नाम आप बहुत सुन चुके हैं। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का फुल फॉर्म क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का फॉर्म नाम है, फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना। तो लिविंग सिस्टम में जो जीवित संसार है, हमारा सजीवों का संसार है,
इसमें दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं। पहला है आपका डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, शॉर्ट में जिसे डीएनए कहते हैं, और सेकेंड है आपका राइबोन्यूक्लिक एसिड, शॉर्ट में जिसे आरएनए कहते हैं, है ना। तो अधिकतर प्राणियों में जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए होता है। अधिकतर प्राणियों में जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होता है, डीएनए होता है। डीएनए क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है। डीएनए क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है। तो अधिकतर प्राणियों में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है। कुछ वायरसेस ऐसे हैं जिनमें आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करता है, लेकिन मोस्टली जो आरएनए है उसका मेन काम क्या है, वो मैसेंजर की तरह काम करता है। लेकिन ये अपवाद है कुछ वायरसेस में, ये बार बार मैंने आपको बताया कि कुछ वायरसेस में आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। आरएनए के और भी एडिशनल रोल होते हैं, जैसे ये एडॉप्टर की तरह काम करता है, स्ट्रक्चरल या कुछ केसेस में कैटालिटिक मॉलिक्यूल की तरह भी काम करता है ना। न्यूक्लियोटाइड का क्या स्ट्रक्चर होता है, किस प्रकार इसकी मोनोमर यूनिट लिंक्ड होकर के न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर बनाती है, उसके बारे में आप पढ़ चुके हैं, है ना। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस डीएनए। अब इसमें स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन क्या पढ़ेंगे आप, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन किस तरह से इसकी होती है उसके बारे में आप पढ़ेंगे। डीएनए पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। अभी हम बात करेंगे कि किस वैज्ञानिक ने इनकी खोज करी, कितने प्रकार के होते हैं, है ना, क्यों इसको ये नाम दिया गया, डीएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है ना, ये सब आपको पढ़ना है। मेन पहले पढ़ेंगे डीएनए पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ता है। इसको आप अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं, इससे आप साथ साथ नोट्स भी बना सकते हैं, है ना। न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड किसे कहते हैं, देखो दो शब्द यूज होते हैं, दो टर्म्स यूज होते हैं, एक होता है न्यूक्लियोसाइड और दूसरा टर्म यूज होता है न्यूक्लियोटाइड, है ना। तो न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड लिखेंगे इज इक्वल टू नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर लिंक्ड विद ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, है ना। इसमें कौन सा बॉन्ड होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, और इसका एग्जाम्पल क्या है, एडिनोसिन, डीऑक्सी एडिनोसिन और साइटिडीन, ये इसका एग्जाम्पल है। तो ये क्या हो गया, न्यूक्लियोसाइड। दूसरा हो गया आपका न्यूक्लियोटाइड। क्या होता है, तो न्यूक्लियोटाइड जो होता है, न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप लिंक्ड थ्रू फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। इसमें कौन सी बॉन्ड प्रेजेंट होता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होता है। मेनी न्यूक्लियोटाइड्स लिंक टुगेदर थ्रू 3,5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड टू फॉर्म पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एज इन डीएनए एंड आरएनए, है ना। तो पहले हम ये जान लेंगे कि डीएनए की खोज किसने करी थी, है ना, और किस तरह से डीएनए का स्ट्रक्चर है, डीएनए कहते किसको हैं, अनुवांशिक पदार्थ होता है, क्या होता है, उसको हम जानेंगे। ठीक है, तो आपका क्लास 12th का चैप्टर नंबर 6 क्या है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। molecular basis of inheritance, यानी कि वंशागति का आणविक आधार। वंशागति का आणविक आधार, हमें इसके बारे में बात करनी है। यानी कि अभी तक हमने पिछले चैप्टर में जो बात करी वो हमने बात करी कि वंशागति किस कारण से होती है, किस किस पैटर्न के द्वारा वंशागति होती है। अब हम उसका मॉलिक्यूलर बेस जानेंगे, आणविक आधार के बारे में जानेंगे। तो मतलब आपको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है,
बायो के साथ साथ केमिस्ट्री भी थोड़ी थोड़ी पढ़नी है, यानी कि बायो और केमिस्ट्री दोनों पढ़नी है, तभी आप इस चैप्टर को इजीली अच्छी तरह से समझ पाएंगे, है ना। तो ये चीज हो गया कि अपने आप को रेडी कर लें आप, बायो और केमिस्ट्री दोनों इसमें थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ना है। अब इसमें देखो, आपको बात करनी है न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। एक तो होता है आपका डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और दूसरा होता है आरएनए, जिसे आप कहते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड यानी कि जो न्यूक्लिक अम्ल है, तो न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी? शुरुआत हम पहले इससे ही करेंगे कि कौन से वैज्ञानिक ने खोज की थी। तो न्यूक्लिक अम्ल की खोज, है ना, न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने करी थी? स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे, स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे जिनका क्या नाम था? स्वीडन के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फ्रीडरिच मिशर। क्या नाम था? फ्रीड है ना। इन्होंने फ्राइडरिच मिशर ने क्या किया था कि 1869 में, इन्होंने 1869 में पस सेल्स की खोज की थी, है ना। चूंकि ये पदार्थ इनको केंद्रक से मिला था, तो इसलिए इन्होंने किसकी खोज की थी? 1869 में पस सेल्स की खोज करी थी। ये पदार्थ इनको कहां से मिला था? न्यूक्लियस से मिला था, है ना। ये पदार्थ जो है, ये इनको पस सेल्स जो थी, ये इनको कहां से मिली थी? न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस से मिली थी। इसलिए इन्होंने इसका नाम क्या रख दिया? इसको इन्होंने न्यूक्लिन नाम दिया। क्या नाम दिया? न्यूक्लिन, है ना। उसके बाद फिर एक दूसरे वैज्ञानिक थे, तो ये नाम किसने दिया था? ये नाम देने वाले का नाम क्या था? फ्रीडरिच मिशर। क्या नाम था? फ्रीडरिच मिशर, ठीक है। उसके बाद जब ऑल्टमैन ने इसकी एसिडिक प्रवृत्ति के कारण, ये अम्लीय प्रवृत्ति का था, इसलिए इसका नाम न्यूक्लिक एसिड कर दिया। किसने करा? न्यूक्लिक एसिड नाम किसने करा? ऑल्टमैन ने। ऑल्टमैन ने इसकी अम्लीय प्रवृत्ति के कारण, अम्लीय प्रवृत्ति के कारण इसका नाम क्या कर दिया? न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड नाम दिया। तो न्यूक्लिक एसिड नाम किसने दिया? न्यूक्लिक अम्ल बोला इसको, न्यूक्लिक अम्ल बोला। तो ये कहेंगे कि न्यूक्लिक एसिड नाम किसने दिया? तो न्यूक्लिक एसिड नाम जो है वो दिया ऑल्टमैन ने। न्यूक्लिक एसिड नाम किसने दिया? न्यूक्लिक एसिड नाम दिया ऑल्टमैन ने। अब न्यूक्लिक एसिड 2 प्रकार के होते हैं, ये आप सबको पता है। जो न्यूक्लिक अम्ल होता है, न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, पहला प्रकार और दूसरा प्रकार। पहला प्रकार है आपका डीएनए,
जिसको आप बहुत बार नाम सुनते हैं। दूसरा प्रकार है आरएनए, इसका भी नाम आप बहुत बार सुनते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एक पूरा शब्द है और एसिड अलग है ना। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एक शब्द है, तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड फुल फॉर्म किसका है? डीएनए का, और राइबो न्यूक्लिक एसिड फुल फॉर्म है आरएनए का। राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये नाम है, फुल फॉर्म है आरएनए का। तो डीएनए है, डीएनए और आरएनए। इसमें डीएनए क्या होता है बच्चों? जेनेटिक मटेरियल होता है। एक कुछ वायरसेस को छोड़ करके डीएनए सभी जंतुओं में जेनेटिक मटेरियल होता है, ये आप सबको पता है। तो इसको कहने की आवश्यकता नहीं है कि डीएनए क्या होता है। डीएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है। अनुवांशिकी चैप्टर पूरा पढ़ चुके हैं आप, तो अनुवांशिक शब्द से क्या मतलब समझते हैं, ये आपको पता है कि एक पीढ़ी से कोई ऐसा पदार्थ जो एक पीढ़ी से लक्षणों को दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करवाने का काम करता है, वो पदार्थ अनुवांशिक पदार्थ कहलाता है। तो डीएनए जो है वो अनुवांशिक पदार्थ होता है। डीएनए क्या है? डीएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है। ठीक है। अब डीएनए सभी जीवों का अनुवांशिक पदार्थ है सिवाय कुछ विषाणुओं के, यानी कि सभी जीवों में जो जेनेटिक मटेरियल पाया जा रहा है वो है डीएनए, कुछ विषाणुओं को छोड़ करके। यानी डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है? डीएनए जो है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, और आरएनए जो है वो साइटोप्लाज्म में अधिक होता है। तो डीएनए क्या है? डीएनए सभी जीवों का अनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए सभी जीवों का अनुवांशिक पदार्थ है सिवाय कुछ विषाणुओं के। ये लाइन भी लिखेंगे क्योंकि इसका मतलब कि कुछ ऐसे विषाणु हैं जिसमें डीएनए अनुवांशिक पदार्थ नहीं है, सिवाय कुछ विषाणुओं के। जिनका अनुवांशिक पदार्थ क्या है? जिनका अनुवांशिक पदार्थ क्या है? डीएनए नहीं है तो क्या है? आरएनए है। राइबोन्यूक्लिक एसिड इसका अनुवांशिक पदार्थ है। ठीक है। डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है? डीएनए प्रेजेंट होता है आपका न्यूक्लियस के अंदर। डीएनए केंद्रक में पाया जाता है। डीएनए न्यूक्लियस में पाया जाता है, और आरएनए कहाँ प्रेजेंट होता है? आरएनए प्रायः कहाँ प्रेजेंट होता है? आरएनए प्रायः कोशिका द्रव्य में। इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है और आरएनए। डीएनए सबको पता है न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, आरएनए प्रायः जो है कोशिका द्रव्य या जिसको आप साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं उसमें प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म में अधिक होता है। ठीक है। अब डीएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है
ये किसने प्रस्तावित किया, है ना। जेनेटिक पदार्थ होना है, उसके पक्ष में कुछ प्रमाण दिए गए कि डीएनए जो है वो आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो सटन ने और बोवेरी ने प्रस्तावित किया था। अब फिर आपको क्या करना है, वैज्ञानिकों के नाम लिखने पड़ेंगे। तो डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है, डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, ये तो आप सबको पता है, लेकिन उन वैज्ञानिकों के बारे में भी जानना होगा जिन्होंने ये प्रस्तावित किया और इस पक्ष में, इस सेंटेंस के पक्ष में प्रमाण दिए। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। अब याद करेंगे 1902 सन 1902 में सूट्रोन और बोवेरी दो वैज्ञानिक थे, ठीक। इन्होंने ये प्रस्तावित किया, प्रपोज किया इन्होंने कि आनुवंशिक सूचनाएं जो हैं, जो आपका ट्रेट्स हैं, ये जेनेटिक मैसेजेस जो हैं, ये एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में क्रोमोसोम्स के थ्रू ट्रांसफर होती हैं। क्रोमोसोम्स के माध्यम से, ये गुणसूत्रों के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर होती हैं। लेकिन क्योंकि कुछ भी, कोई भी वैज्ञानिक ने कभी भी कहा तो तुरंत वो नहीं माना गया, तो इस पर भी बहुत सालों तक विवाद बना रहा कि जो गुणसूत्रों में, क्रोमोसोम्स में जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है या प्रोटीन है। विवाद किस पर रहा, विवाद रहा। अब ये विवाद किस में रहा कि आनुवंशिक पदार्थ जो है वो डीएनए है कि प्रोटीन। आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है या प्रोटीन। बहुत सालों तक इस पर विवाद रहा, ठीक। इन्होंने क्या प्रपोज किया था, इन वैज्ञानिकों ने प्रपोज किया था कि क्रोमोसोम्स जो है, क्रोमोसोम्स वो ट्रांसफर करते हैं कैरेक्टर्स को, है ना। तो क्रोमोसोम्स जो हैं वो इनहेरिटेंस के लिए जिम्मेदार हैं। ये किसने बताया था, ये बताया था सूट्रोन और बोवेरी ने, है ना। तो आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है या प्रोटीन है, ये जो है ये इसमें बहुत सालों तक विवाद रहा, है ना। उसके बाद फिर पक्ष में इसके प्रमाण आने शुरू हुए। डीएनए आनुवंशिक या जेनेटिक मटेरियल है, इसके पक्ष में फिर प्रमाण आने शुरू, है ना। तो धीरे धीरे क्या होता है, साइंस में एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं, चेंजेस आते रहते हैं, तो फिर ये प्रमाण आए, है ना। इसमें बहुत सारे प्रयोग किए गए, बहुत सारे प्रयोग किए गए थे। क्या, एक तो इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है आपका, डीएनए का आनुवंशिक पदार्थ होने के पक्ष में कुछ प्रमाण आए। डीएनए का आनुवंशिक पदार्थ, डीएनए का आनुवंशिक पदार्थ होने के पक्ष में कुछ प्रमाण आए। क्या आए थे, पहले तो एक प्रयोग, ग्रिफिथ का जीवाणु का रूपांतरण प्रयोग। है ना, ये हुआ। क्या हुआ कि इसमें ग्रिफिथ कौन था, एक वैज्ञानिक। ग्रिफिथ कौन था, एक वैज्ञानिक था। तो इन्होंने क्या प्रमाण दिया, इन्होंने प्रमाण दिया 1982 में, 1928 में 1928 में इन्होंने कहा कि अधिकांश जो मैमल्स हैं उनमें निमोनिया, जो निमोनिया रोग होता है, निमोनिया उत्पन्न करने वाले जो जीवाणु हैं, आप कौन सा, न्यूमोकोकस और डिप्लोकोकस न्यूमोनी, इस पर इन्होंने प्रयोग किया, है ना। तो इन्होंने दो स्ट्रेन्स का पता लगाया, एक तो इन्होंने एस स्ट्रेन और दूसरा इन्होंने आर स्ट्रेन का पता लगाया, है ना। उसको जब हम माइस वाला प्रयोग देखेंगे
जो चूहों पर इन्होंने प्रयोग किया था, माइस पर जो प्रयोग किया गया था, माइस पर किया गया प्रयोग, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो एक तो ये प्रमाण मिला, उस पर प्रयोग किया गया था, है ना। उसमें इन्होंने एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन, अब पहले एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन क्या होता है इसको जान लेंगे, है ना। इसमें एस स्ट्रेन जो होता है उसकी जो बाहरी आवरण खोल किस चीज का बना होता है, पॉलीसेकेराइड का, और दूसरे वाले में जो उसकी बाहर जीवाणु जो है उसकी भित्ति खोल कैसा है उसके आधार पे इन्होंने दो प्रकार का स्ट्रेन बनाया, एक तो एस स्ट्रेन बनाया और दूसरा इन्होंने आर स्ट्रेन बनाया, है ना। तो इसको जब जूहे में जो प्रयोग हम लोग कर रहे थे उसके बारे में जब पढ़ेंगे तब जानेंगे। और इसके बाद एक और प्रयोग, एक तो ये प्रयोग आया था, दूसरा प्रयोग क्या हुआ कि एवेरी मैक्लियोड और एक और वैज्ञानिक मैककार्टी, इनके प्रयोग। तो इन्होंने क्या प्रयोग करा, इन वैज्ञानिकों ने अपनी जो स्टडीज थी उसका परिणाम किस में प्रकाशित करवाया, इन्होंने प्रकाशित करवाया 1944 में। इन्होंने क्या प्रकाशित करवाया, जो ग्रिफिथ के प्रयोग थे, जो चूहों पर उन्होंने प्रयोग किया था, तो उसको उन्होंने चूहों में ना करके इन विट्रो का मतलब कांच की पात्रों में करा और इसके बाद रूपांतरण कारक जो है पदार्थ उसकी पहचान करी। तो इन्होंने कल्चर मीडियम में इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रयोग किया, चूहों पर नहीं किया, इन्होंने उस प्रयोग को कल्चर मीडियम में किया और उसके बाद इन्होंने कल्चर मीडियम में उसका प्रयोग करके संवर्धन के बाद किस टेक्निक का सहारा लिया उन्होंने, जैविकी संवर्धन। इन्होंने किसका सहारा लिया, संवर्धन का, यानी कि कल्चर मीडियम का सहारा लिया इन्होंने। और कल्चर मीडियम का सहारा लेके इन्होंने क्या किया, क्या तैयार किया इन्होंने, आर स्ट्रेन। इन्होंने आर स्ट्रेन तैयार किया, ठीक है। तो इस प्रकार से एस स्ट्रेन के जीवाणुओं के जो प्रोटीन थे वो डीएनए और कार्बोहाइड्रेट को उसको अलग अलग कर दिया। प्रत्येक को जीवित आर स्ट्रेन जो था उससे पोषक माध्यमों में अलग अलग मिला दिया और उसके बाद इन्होंने देखा कि जिस माध्यम में ये डीएनए मिलाया गया था, तो इस तरह से अलग अलग वैज्ञानिकों ने बहुत सारे प्रयोग किए और उन प्रयोगों के आधार पर ये डिसाइड हुआ कि जो डीएनए है वो एक जेनेटिक मटेरियल है ना। तो जेनेटिक मटेरियल के क्या क्या गुण होते हैं आनुवंशिक पदार्थ के, वो क्या थे कि जेनेटिक मटेरियल अपनी रेप्लिका बनाने में सक्षम था। जेनेटिक मटेरियल के आनुवंशिक पदार्थ के क्या क्या गुण होते हैं, आनुवंशिक पदार्थ का गुण ये होता है, आनुवंशिक पदार्थ के गुण क्या गुण होते हैं, पहला तो ये कि आनुवंशिक पदार्थ जो है, जेनेटिक मटेरियल, ये अपनी रेप्लिका बना सकता है, प्रतिकृति बनाने में सक्षम है, प्रतिकृति बनाने में सक्षम है। ठीक। दूसरा, इसकी जो रचना है ये रासायनिक संगठन के आधार पर स्थिर होगी। इसकी जो रचना है ये रासायनिक संगठन के आधार पर स्थिर, रासायनिक संगठन के आधार पर स्थित होगी, स्थिर होगी, ठीक है। और इसमें म्यूटेशन की संभावना है, इसमें म्यूटेशन की संभावना होती है, म्यूटेशन की संभावना भी होती है।
ठीक है, तो कुछ चीजें हैं जो उन्होंने डिसाइड किए बहुत सारे अलग अलग नियमों के बाद। तो बच्चों, आज की क्लास में आपने डीएनए का परिचय जाना। डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, इसके विषय में बहुत सारे प्रयोग किए गए, बहुत लंबे समय तक प्रयोगों के बाद फिर ये निष्कर्ष निकाला गया कि डीएनए जो है वही आनुवंशिक पदार्थ है, वो जेनेटिक मटेरियल है। चैप्टर नंबर 6 है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो इस चैप्टर में आपको माइंड मेकअप करना है कि आपको केमिस्ट्री के साथ साथ बायो को पढ़ना है, और जो आपका शरीर के अंदर जो रासायनिक संरचना होती है आपके डीएनए की, उसके बारे में आपको इस चैप्टर में जानने को मिलेगा। चैप्टर एग्जाम के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से मन लगा के पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।